सैकड़ों साल पुरानी बात है। सोनपुर नाम के एक राज्य पर त्रिलोचन नाम का एक राजा राज किया करता था। ईश्वर का दिया हुआ उसके पास सब कुछ था। उसके राज्य की सीमाएं दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा का खजाना हीरे और जवाहरातों से भरा हुआ था। प्रजा में चारों तरफ खुशहाली थी। यूं समझ लीजिए कि इज्जत, दौलत और शोहरत हर चीज उसके पास थी। राजा त्रिलोचन की एक औलाद थी, राजकुमार पृथ्वी। राजकुमार पृथ्वी अपने पिता का बहुत ही दुलारा था। इसके साथ ही वो बहुत ही न्यायप्रिय और समझदार भी था। उसके राज्य में जब भी कोई मुसीबत आती तो राजकुमार पृथ्वी ही अपनी अकल और समझदारी से उस मुसीबत का सामना करता। वो हर उलझी हुई गुत्थी को सुलझा लिया करता था। राजा को अपने बेटे पर बहुत ही गर्व था। राज्य की प्रजा भी राजकुमार से बहुत ही प्यार करती थी। सब लोग उसे अक्लमंद राजकुमार के नाम से जानते थे। सोनपुर राज्य के साथ ही एक दूसरा पड़ोसी राज्य था। वहां का राजा बहुत ही अत्याचारी, घमंडी और स्वार्थी था, लेकिन वो अपनी आदतों की वजह से बहुत ही बदनाम था। वो हमेशा अपने पड़ोसी राज्य की तरक्की को देखकर मन ही मन में जलता था और हर समय बस यही बात सोचता था कि किस तरह से वो सोनपुर के राजा त्रिलोचन को हरा सके। एक बार उसने अपने एक दूत के हाथ राजा त्रिलोचन के पास 4 सवाल लिखकर भेजे। वो दूत जब राजा त्रिलोचन के दरबार में पहुंचा तो कहने लगा, महाराज, हमारे महाराज ने आपके लिए 4 सवाल भेजे हैं और यदि आपने इनका सही सही जवाब नहीं दिया तो वो समझेंगे कि आपके राज्य में कोई भी बुद्धिमान आदमी नहीं है और इसीलिए आप राज चलाने के लायक नहीं हैं। तो फिर आपको हमारे राज्य के अधीन काम करना होगा। हमारे महाराज के 4 सवाल कुछ इस तरह से है। पहला सवाल, मूर्ख राजा कौन होता है? दूसरा सवाल, मूर्ख राजा के चापलूस दरबारी कौन है? तीसरा सवाल, अच्छाई में क्या बुराई है? और आखिरी सवाल, बुराई में क्या अच्छाई होती है? राजा त्रिलोचन सोचने लगा कि यह तो बहुत ही अजीब सवाल है। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, लेकिन अब ये उसके राज्य की इज्जत का मामला बन चुका था। वह किसी न किसी तरह से इन सवालों के जवाब हासिल करना चाहता था। वो सोचने लगा कि राजा तो मूर्ख हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उसके दरबारी भी बेवकूफ और चापलूस हों। इसके अलावा अच्छाई में क्या बुराई हो सकती है और बुराई में भला क्या अच्छाई हो सकती है? बुराई तो हमेशा बुराई ही होती है और अच्छाई हमेशा अच्छाई ही होती है। दूत ये संदेश देकर वापस लौट गया। अब राजा त्रिलोचन कई दिनों तक इन सवालों के जवाब ढूंढता रहा, लेकिन जब कई दिनों तक उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया तो उसने अपने बेटे राजकुमार पृथ्वी को बुलाकर कहा, बेटा, तुमने तो सुना ही होगा कि हमारे पड़ोसी राजा ने हमारे लिए 4 सवाल भेजे हैं। ये सवाल हमारे राज्य और हमारी बुद्धि को लेकर एक बहुत बड़ी ललकार है। इसके अलावा ये हमारी और तुम्हारी इज्जत का भी सवाल है। अगर इन सवालों के जवाब तलाश नहीं किए गए तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। इसीलिए जैसा भी संभव हो तुम्हें इन सवालों के जवाब तलाश करने चाहिए। राजकुमार पृथ्वी ने कुछ देर तक सोचा और फिर कहने लगा, पिताजी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आपकी इज्जत मेरी इज्जत है। मुझे पूरा भरोसा है कि मैं इन सवालों के जवाब अवश्य ही तलाश कर लूंगा। आप पड़ोसी देश के राजा से इन सवालों के जवाब के लिए 1 साल की मोहलत मांग लीजिए। राजा त्रिलोचन ने पड़ोसी देश के राजा से सवालों के जवाब ढूंढने के लिए 1 साल की मोहलत ले ली। पड़ोसी राजा ने सोचा कि सोनपुर में कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो 1 साल के अंदर भी इन सवालों के सही जवाब दे सकेगा। इसीलिए उसने 1 साल की मोहलत दे दी। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरने लगे और 2 महीने बीत गए। राजा और राजकुमार पृथ्वी दोनों उन सवालों को भूल चुके थे। एक दिन अचानक राजा त्रिलोचन को उन सवालों का ख्याल आया। उसने राजकुमार पृथ्वी को अपने पास बुलाकर पूछा, क्यों बेटा, उन सवालों का अभी तक तुमने कोई हल ढूंढा? अब तो इस बात को 2 महीने बीत चुके हैं। राजकुमार पृथ्वी ने जवाब दिया, पिताजी, मैं राजकाज के कामों में इतना उलझा हुआ था कि मुझे एक पल के लिए भी फुर्सत नहीं मिली। आप मुझे कुछ दिनों के लिए राज्य से बाहर जाने की अनुमति दे दीजिए ताकि मैं घूम फिर कर इन सवालों के जवाब ढूंढ सकूं। राजा ने अपने दिल पर पत्थर रखकर राजकुमार पृथ्वी को राज्य से बाहर जाने की अनुमति दे दी। राजकुमार पृथ्वी उसी दिन अपना भेष बदलकर पड़ोसी राज्य की तरफ चल दिया
जिसके राजा ने ये सवाल लिखकर भेजे थे। कई दिन और कई रातों का सफर तय करने के बाद जब राजकुमार पृथ्वी उस राज्य में पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। राजकुमार ने सोचा इस राज्य के लोग मालूम नहीं कैसे होंगे, इसीलिए एक अजनबी का रात के वक्त नगर में जाना ठीक नहीं होगा। ये सोचकर राजकुमार ने नगर से बाहर ही रात गुजारने का इरादा किया और फिर रात गुजारने के लिए वो इधर उधर जगह तलाशने लगा। नजदीक ही एक छोटा सा मकान दिखाई दिया जिसमें से धीमी धीमी रोशनी आ रही थी। राजकुमार ने सोचा कि आज की रात इस घर में गुजारनी चाहिए। राजकुमार ने उस मकान के नजदीक पहुंचकर दरवाजा खटखटाया। कुछ ही देर के बाद एक औरत ने दरवाजा खोला और बोली, आप कौन हैं और मुझसे क्या चाहते हैं? राजकुमार ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, मैं एक परदेसी व्यापारी हूँ, घूमता फिरता आज इधर को आ निकला हूँ। मैं आपके घर में सिर्फ एक रात गुजारना चाहता हूँ। क्या आप मुझे इसके लिए अनुमति देंगी? वो औरत एक पल के लिए सोच में पड़ गई। राजकुमार उसकी बात को काटते हुए बोला, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। मैं आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। वो औरत बहुत ही खूबसूरत और नौजवान थी। वो राजकुमार को घर के अंदर ले गई, उसे खाना खिलाया और दूसरे कमरे में उसके लिए बिस्तर लगा दिया। राजकुमार सारी रात बड़े ही आराम से सोता रहा। सुबह उठकर राजकुमार जाने लगा तब उसने औरत से कहा, आपने जो मेरी इतनी आव भगत की है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, लेकिन आपने ये तो बताया ही नहीं कि आप कौन हैं और क्या करती हैं। वो औरत कहने लगी, अजनबी नौजवान, ये तो तुमने देख ही लिया होगा कि मैं इस घर में अकेली रहती हूँ। इस भरी दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है। मैं यहाँ के राजा के महल में एक मामूली दासी का काम करती हूँ। सुबह से शाम तक मेहनत करके जो कुछ भी मिल जाता है उसी में अपना पेट पाल लेती हूँ। उस औरत की कहानी सुनकर राजकुमार को उस पर दया आ गई। उसने औरत को कुछ अशर्फियाँ देनी चाहिए, लेकिन वो औरत कहने लगी, मैंने आपको एक मेहमान समझकर अपने यहाँ पर ठहराया है और मैं समझती हूँ कि मेहमान से किसी भी तरह की कीमत वसूल करना ठीक नहीं है। राजकुमार ने उस दासी का धन्यवाद किया और आगे की तरफ चल दिया। राजकुमार अभी कुछ ही दूर चला था कि उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके बाल बिल्कुल सफ़ेद हो चुके थे। बुढ़ापे और कमजोरी के कारण वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। वो सर झुकाए लोगों से भीख मांग रहा था, लेकिन लोग उसे देखकर धुतकारते और आगे निकल जाते। बूढ़े की हालत बहुत ही खराब थी। राजकुमार ने बूढ़े के पास जाकर पूछा, बाबा, आप इस तरह से भीख क्यों मांग रहे हैं? क्या तुम्हारी देखभाल करने वाला और तुम्हें खिलाने वाला कोई नहीं है? राजकुमार के मुंह से ऐसे वचन सुनकर बूढ़े की आंखों में आंसू आने लगे। वो कहने लगा, नहीं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरी कहानी बहुत ही दर्दनाक है। आप भी सुनेंगे तो आप भी दुखी हो जाएंगे। बाबा, तुम्हें क्या दुख है? तुम्हारी ऐसी हालत किसने कर दी? तब वह बूढ़ा रोते हुए कहने लगा, बेटा, मैं 50 साल तक इस राज्य के राजा के महल में चौकीदारी का काम करता था। जब तक मुझ में ताकत और हिम्मत थी, राजा मुझसे अपनी मर्जी के मुताबिक काम लेता रहा। मैं भी अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे दिनों में दिन रात बिना सोचे समझे उसकी सेवा करता रहा। राजा का इशारा पाते ही मैंने उसका मुश्किल से मुश्किल काम भी कर डाला, लेकिन जब मैं बूढ़ा हुआ और मेरे बाल सफ़ेद होने लगे तो उसने मुझे दूध की मक्खी की तरह से निकाल कर फेंक दिया और मेरी जगह पर एक दूसरा जवान आदमी रख लिया। ऐसा करते वक्त उसने एक बार भी नहीं सोचा कि जिस आदमी ने उसकी 50 साल तक सेवा की है वो बुढ़ापे में कहाँ जाएगा। मैं मजबूर था, मैं क्या कर सकता था, और वो एक राजा था, जबकि मैं रास्ते का भिखारी। मैं अब कोई काम नहीं कर सकता, अब तो सिर्फ भीख मांग कर ही अपना गुजारा करता हूँ। इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। राजकुमार को उस बूढ़े पर बहुत ही तरस आया। उसने अशर्फियों की एक मुट्ठी भरी और उस भिखारी को देकर वो आगे बढ़ चला। चलते चलते राजकुमार वहां के राजा के दरबार में जा पहुंचा। वो राजा बड़ी ही शान से अपने दरबारियों के बीच में बैठा हुआ था। उसके दरबारी राजा की तारीफें कर रहे थे। राजकुमार पृथ्वी दरबार में पहुंचकर एक कोने में बैठ गया, लेकिन राजा अपने दरबारी की चापलूसी भरी बातों को सुनने में ऐसा उलझा हुआ था
कि उसने एक बार भी दरबार में आए हुए राजकुमार की तरफ नहीं देखा। राजकुमार चुपचाप दरबार में बैठा रहा। शाम तक यही तमाशा देखता रहा। राजा ने एक बार भी राजकुमार पृथ्वी की तरफ नहीं देखा। शाम के समय दुखी मन से चुपचाप दरबार से लौट गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। दूसरे दिन वह फिर से राजा के दरबार में जा बैठा। उसने देखा कि राजा के दरबारी राजा को उसकी अच्छाइयों की झूठी कहानियां सुनाकर खुश कर रहे थे। राजा के सभी मंत्री और दरबारी उसे ये बता रहे थे कि राज्य में कोई भी दुखी और गरीब नहीं है। राजकुमार पृथ्वी देख रहा था कि जो भी दरबारी राजा की झूठी तारीफ और उसका गुणगान करते तो राजा खुश होकर उन्हें इनाम में अशर्फियां देता। राजकुमार ने भी इसी उपाय से काम लेना ठीक समझा। उसने राजा की तारीफ में एक बहुत ही सुंदर सी कविता लिखी और मौका पाकर कहने लगा, महाराज की जय हो। मैं बचपन से ही आपके इंसाफ और आपकी उदारता की बातें सुनता आ रहा हूँ। मैं आपके राज्य में जहाँ भी गया लोगों से यही सुना कि आप सभी लोगों के दुख सुख में काम आने वाले और दीन दुखियों की सहायता करने वाले हैं। आपसे अच्छा राजा इस दुनिया में कोई नहीं है। इसीलिए मेरे दिल में आपको देखने की इच्छा पैदा हुई और ईश्वर की दया से मेरी ये इच्छा पूरी भी हो गई। राजकुमार की ऐसी बातें सुनकर राजा मन ही मन में बहुत खुश हुआ। उसने पूछा, नौजवान तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? राजकुमार ने झुककर कहा, हजूर मैं एक परदेसी हूँ। मैं कविताएं लिखता हूँ, लेकिन पिछले कई दिनों से मैं जहाँ पर भी गया मुझे कोई भी ऐसी चीज नहीं दिखी जिस पर मैं कोई कविता लिख सकूं। लेकिन जब मैं आपके राज्य में पहुंचा तो लोगों से आपकी बहुत ही तारीफ सुनकर मैं बहुत ही खुश हुआ और फिर ये एक बहुत ही सुंदर सी कविता मैंने आपके लिए लिखी है। यदि आपका आदेश हो तो मैं ये कविता आपको सुनाऊं। राजा, जो अपनी झूठी तारीफें सुनने का आदी था, वह खुशी से फूला ना समाया। उसने कहा, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ। तुम मुझे अपनी कविता सुनाओ जो तुमने मेरे लिए लिखी है। राजकुमार पृथ्वी ने बड़ी ही सुरीली आवाज में राजा की तारीफ में लिखी हुई वो कविता पढ़कर सुना दी। राजा वो कविता सुनकर बहुत ही खुश हुआ और फिर खुश होकर उसने पृथ्वी को अपने दरबार में रख लिया और थोड़े ही दिनों में राजकुमार उसके दरबार का बहुत ही खास कवि बन गया। अब राजकुमार वक्त बेवक्त राजा की प्रशंसा करता रहता। वो राजा की तारीफों के पुल बांधता रहता। राजकुमार पृथ्वी जवान था और खूबसूरत था। आहिस्ता आहिस्ता उसने राजा पर ऐसा प्रभाव डाला कि राजा ने खुश होकर उसे अपना मंत्री बना लिया। यहाँ तक कि अपनी बेटी की शादी भी उससे कर दी। राजा ने अपने इस नए मंत्री के लिए एक बहुत ही आलीशान महल भी बनवा दिया, जिसमें राजकुमार पृथ्वी और उसकी पत्नी बड़े ही आराम से रहने लगे। इस राजा का एक बेटा भी था। राजकुमार पृथ्वी की उसके साथ बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई थी। इस घटना के कुछ ही दिनों के बाद राजा के बेटे ने पृथ्वी के साथ शिकार खेलने की इच्छा जाहिर की। मंत्री के रूप में पृथ्वी इस बात के लिए फौरन तैयार हो गया। दोनों ने शाही अस्तबल से 2 बेहतरीन किस्म के घोड़े निकाले और शिकार करने के लिए जंगल की तरफ चल पड़े। चलते चलते वे लोग जंगल में बहुत दूर तक निकल आए, लेकिन उनके हाथ में कोई भी शिकार ना लगा। आखिरकार जब शाम हो गई तो वे लोग मायूस होकर महल की तरफ लौटने लगे। वे लोग वापस लौट ही रहे थे कि उनके सामने एक हिरन आ गया। उन दोनों ने ही हिरन पर एक साथ तीर चलाया। दोनों के तीर लगते ही हिरन मर गया। हिरन तो मर गया, लेकिन उनके लिए मरे हुए हिरन को महल में ले जाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि हिरन बहुत ही बड़ा था और घोड़े पर आसानी से लादा नहीं जा सकता था। वे दोनों बहुत ही देर तक सोचते रहे, लेकिन कोई भी उपाय उनकी समझ में नहीं आया। बड़ी देर तक सोचने के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि इस हिरन का सिर काटकर अपने साथ ले जाएं और धड़ को यहीं पर छोड़ दें। हिरन का सिर काट लिया गया। मंत्री ने हिरन के सिर को एक बड़े से कपड़े में लपेटकर अपने घोड़े से बांध लिया। उसके बाद वे दोनों वापस महल की तरफ चलने लगे। रास्ते में ही राजा के बेटे का कोई मित्र रहता था। जब वे दोनों उसके घर के सामने से गुजरे, तब राजा का बेटा कहने लगा कि मैं अब बहुत थक चुका हूँ, इसीलिए मैं अपने दोस्त के घर पर आराम करूंगा और कल शाम तक मैं महल में पहुंच जाऊंगा। और फिर राजा का बेटा वहीं पर रुक गया, जबकि राजकुमार पृथ्वी परेशान सा अपने महल की तरफ लौट गया। उसकी पत्नी बहुत देर से उसका रास्ता देख रही थी। उसने अपने पति से पूछा कि तुम कहाँ गए थे?
तुम्हारी चिंता के कारण मेरी जान निकली जा रही थी। पृथ्वी कहने लगा, ये सब बातें तुम बाद में करना, पहले मुझे एक फावड़ा लाकर दे दो। इस समय मुझे फावड़े की बहुत ही सख्त जरूरत है। उसकी पत्नी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। उसने पूछा कि इस वक्त तुम्हें फावड़े की क्या आवश्यकता है और तुम इतने परेशान और घबराए हुए क्यों हो? पृथ्वी ने कहा, इन बातों का जवाब देने के लिए मेरे पास अभी समय नहीं है। मुझे जल्दी से जल्दी एक फावड़ा चाहिए। उसकी बीवी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? साफ साफ बताओ, आखिर मामला क्या है? पृथ्वी की सांस फूल रही थी। उसने कहा, मुझसे एक गलती हो गई है। मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहता था। अगर तुम्हें पता चल गया और तुम्हारे मुंह से ये बात राजा तक पहुंच गई तो मैं बेमौत मारा जाऊंगा। इसीलिए तुम चुपचाप वही करो जो मैं तुमसे कहता हूँ। अब तो उसकी पत्नी राजकुमारी का माथा ठनका। वह बहुत ही जिद करते हुए कहने लगी, मैं तो तुम्हारी पत्नी हूँ, क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं? मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं ये बात किसी और से नहीं कहूँगी। तुम मुझे बताओ कि तुम फावड़े का क्या करोगे? पृथ्वी कहने लगा, ठीक है, वो राज मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन याद रखो, अगर तुमने ये बात किसी और को बताई तो हमेशा के लिए मुझे खो बैठोगी। आज मैं तुम्हारे भाई के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल में गया था। वहां पर हमने एक हिरण का शिकार किया। तुम्हारा भाई कहता था कि हिरण उसके तीर से मरा है, लेकिन मुझे पक्का यकीन था कि मैंने ही उसे मारा है। इस बात पर हम दोनों में लड़ाई हो गई। गुस्से में आकर मैंने राजकुमार को मार दिया। मैं उसके धड़ को तो जंगल में ही छोड़ आया, लेकिन उसके सिर को काटकर मैं अपने साथ ले आया हूँ। अब मैं इस सिर को यहीं कहीं दबाना चाहता हूँ। सिर्फ धड़ को देखकर कोई भी नहीं पहचान सकेगा कि वो मरा हुआ आदमी कौन था। इस तरह से किसी को भी मालूम नहीं पड़ेगा कि राजकुमार कहाँ गया। ये सुनते ही राजकुमारी जोर जोर से रोने लगी। पृथ्वी ने उसे समझाया, लेकिन उसने पृथ्वी की कोई बात नहीं सुनी। आखिरकार पृथ्वी खुद ही कहीं से फावड़ा लेकर आया और महल के बागीचे में उसने एक खड्डा खोदा। अपनी पत्नी के सामने ही उसने कपड़े में लिपटा हुआ वो सिर उस खड्डे में दबा दिया। राजकुमारी रात भर अपने भाई की याद में रोती रही और उसने अपने पति से कोई बात नहीं की। अगली सुबह राजकुमारी उठकर रोती चिल्लाती हुई राजा के महल में पहुंच गई और रो रो कर अपनी माँ को सारी कहानी सुना दी। माँ अपने बेटे से बहुत ही प्यार करती थी। उसने जब ये सुना तो बेहोश होकर गिर पड़ी। उसी समय पूरे महल में तहलका मच गया। राजा दौड़ा दौड़ा आया। जब उसने अपने बेटे की हत्या की खबर सुनी तो उसके गुस्से की कोई सीमा ना रही। उसने फौरन अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वह मंत्री को गिरफ्तार करके फौरन उसके सामने हाजिर करें। थोड़ी ही देर में राजा के सिपाही पृथ्वी को बांधकर राजा के दरबार में ले आए। जो भी लोग दरबार में राजकुमार पृथ्वी से जलते थे वो उस समय बहुत ही खुश हो रहे थे। राजा ने अपने नौजवान मंत्री को देखते ही जोर से जमीन पर पांव पटका और कहने लगा, तुमने मेरे बेटे को मारने की हिम्मत कैसे की? तुम भूल गए कि मैंने तुम पर कितने उपकार किए हैं। मैं समझ गया, तुम उसे मारकर उसकी जगह पर खुद इस राज्य के राजा बनना चाहते थे, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। राजकुमार पृथ्वी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन राजा ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हारे मुंह से कुछ भी नहीं सुनना चाहता। जिस तरह से तुमने मेरे बेटे का सिर काटा है, इसी तरह से तुम्हारा सिर भी धड़ से अलग किया जाएगा और मैं तुम्हारे कटे हुए सिर को अपने महल के दरवाजे पर लटकाऊंगा, ताकि राज्य के सभी लोग देख सकें कि राज परिवार के किसी भी आदमी को हाथ लगाने का क्या नतीजा निकलता है। ये कहकर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वो इस मंत्री को ले जाएं और उसका सिर काट कर लेकर आएं। सिपाही उसे घसीटते हुए ले जाने लगे, लेकिन जब वो महल के बाहर पहुंचे तो उन्हें उस दासी ने रोक लिया जिसके यहाँ पर राजकुमार पृथ्वी ने एक रात गुजारी थी। उस दासी ने नौजवान मंत्री से कहा, आपको अपनी सफाई पेश करने का कोई मौका नहीं दिया गया। यह तो बहुत ही अत्याचार है और सरासर नाइंसाफी है। माना कि राजकुमार की हत्या हुई है, लेकिन फिर भी आपको अपनी सफाई पेश करने का मौका मिलना चाहिए था। इसके बाद वो दासी सिपाहियों से प्रार्थना करने लगी कि वो मंत्री जी को राजा के दरबार में वापस ले चलें, लेकिन सिपाही कहने लगे, अरे तुम तो राजा के गुस्से को जानती हो, अगर हम इसे वापस ले गए तो राजा हम सभी को मौत की सजा सुना देंगे। दासी कहने लगी, तुम बिल्कुल भी मत डरो,
मैं तुम लोगों पर आंच भी नहीं आने दूंगी। मैं इन्हें दरबार में ले जाने की सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लूंगी और फिर राजा जो चाहे मुझे सजा दे दे, लेकिन मैं ऐसी नाइंसाफी होते हुए नहीं देख सकती। दासी के बहुत कहने पर सिपाही फिर से मंत्री को लेकर दरबार में आ गए। उसे देखते ही राजा अपनी गद्दी से उठ खड़ा हुआ। गुस्से में कांपते हुए वो कुछ कहता, उससे पहले ही दासी फौरन उसके आगे आ गई और कहने लगी, हजूर, इसमें इन सैनिकों का कोई दोष नहीं है। मेरे कहने पर ही ये मंत्री को वापस लेकर आए हैं। मुझे पता है कि आपने मंत्री को मौत की सजा सुना दी है, लेकिन अपने मंत्री का बयान सुने बगैर आपने इन्हें मौत की सजा कैसे सुना दी? ये सच है कि मुजरिम को उसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन बिना जांच पड़ताल किए सजा देने से नाइंसाफी भी तो हो सकती है। राजा ने कहा, मैं भला इसे सफाई का क्या मौका दूं? इसने मेरे बेटे की हत्या की है, इसीलिए मैं भी इसे वही सजा दूंगा जो इसने मेरे बेटे के साथ किया है। दासी कहने लगी, हजूर, मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि सच्चा न्याय तो तभी होगा जब आप इस सारे मामले की जांच पड़ताल करेंगे। अगर इस मंत्री ने राजकुमार का खून भी किया है, तब भी आपको यह देखना होगा कि उनकी हत्या आखिर क्यों हुई। आपने मंत्री जी को इतनी बड़ी सजा दे दी, लेकिन इन्हें अपनी सफाई पेश करने का एक मौका भी नहीं दिया। उस दासी की बातें सुनकर राजा को सचमुच अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने फौरन सिपाहियों को आदेश दिया कि वो इस मंत्री के घर पर जाएं और उसके बेटे का सिर निकाल कर लेकर आएं। कुछ ही देर में सिपाही कपड़े में लिपटा हुआ एक सर दरबार में ले आए। राजा ने उस कपड़े को खोलने का आदेश दिया। वो कपड़े की गठड़ी खोली गई, लेकिन ये क्या, ये तो एक हिरन का सिर था। सारे दरबारी उसी की तरफ देखते रह गए। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। दासी कहने लगी, देखा हजूर, अगर आप ये सर नहीं देखते तो आज आपके दरबार में कितना बड़ा अन्याय हो जाता। आप अनजाने में अपने दामाद से हाथ धो बैठते। इतनी देर में राजा का बेटा भी अपने दोस्त के घर से वापस लौटकर महल में आ गया। सब लोग राजकुमार को देखकर हैरान रह गए। तब राजा ने अपने मंत्री यानी पृथ्वी से पूछा, ये सब क्या है? इस तरह की झूठी अफवाह फैलाने से तुम्हें क्या मिला? तब पृथ्वी ने जवाब दिया, हजूर, आपको याद होगा लगभग 1 साल पहले आपने अपने पड़ोसी देश के राजा त्रिलोचन से कुछ सवालों के जवाब मांगे थे। उन्होंने आपसे सवालों का जवाब देने के लिए 1 साल का समय मांगा था। मैं आज आपको उन सवालों के जवाब देना चाहता हूँ। मैं पड़ोसी राज्य के राजा त्रिलोचन का बेटा पृथ्वी हूँ। आपको अपने सवाल तो याद ही होंगे हजूर। आपने पूछा था, सबसे मूर्ख राजा कौन है? मूर्ख राजा के चापलूस दरबारी कौन है? बुराई में क्या अच्छाई है और अच्छाई में क्या बुराई है? अब आप इन सवालों के जवाब सुनिए। आपने ये सुनते ही कि मैंने आपके बेटे को मार डाला है, मुझे मौत की सजा दे दी। एक बार भी आपने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने की कोशिश नहीं की। आपने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि मैंने ये हत्या की भी है या नहीं। इससे यही पता चलता है कि आपके राज्य में इंसाफ नहीं है, इसीलिए आपको एक मूर्ख राजा कहा जा सकता है। इसके अलावा जब आपने मेरा सिर काटने का आदेश दिया तो आपके किसी भी दरबारी ने इस पर कोई एतराज नहीं किया। वो अपने सामने ऐसा अन्याय होता हुआ देखते रहे। यही नहीं, वे सब मुझसे जलते और ईर्ष्या करते थे। इसीलिए दिल ही दिल में वे लोग खुश हो रहे थे। आपके इस फैसले पर एतराज ना करके वो आपको नाइंसाफी की तरफ ले जा रहे थे। इसीलिए वे सभी मूर्ख राजा के चापलूस दरबारी हैं। कल रात जब मैं हिरन के सिर को जमीन में गाड़ रहा था, तब आपकी बेटी ने मुझे सारी बात बताने के लिए मजबूर किया। मैं उसे कुछ भी नहीं बताना चाहता था, लेकिन उसने वचन दिया कि वो किसी से भी इस बात का जिक्र नहीं करेगी और उसने मुझसे सारा राज उगलवा लिया। लेकिन क्या वो अपने वचन पर कायम रही? सुबह होते ही उसने आप तक ये बात पहुंचा दी। उसने ये एक बार भी नहीं सोचा कि इस सारी बात का उसके पति पर क्या असर पड़ेगा। दूसरी तरफ आपकी ये मामूली सी दासी, जिससे ये नाइंसाफी नहीं देखी गई और अपनी जान को खतरे में डालकर उसने आपके इस फैसले पर एतराज किया। इस तरह से उसने मुझे मरने से बचा लिया। इसीलिए ये दासी बुराई में अच्छाई है और आपकी बेटी मेरी पत्नी होने के बावजूद भी अच्छाई में बुराई है। आपके महल के रास्ते में बैठा हुआ वो बूढ़ा भिखारी जो रास्ते में भीख मांगता है,
जब तक वह जवान और ताकतवर था तब तक आपने उसका ख्याल रखा, लेकिन जब वो बूढ़ा हो गया तब आपने धुतकार कर उसे बाहर निकाल दिया। इन सभी बातों से यही पता चलता है कि आप एक मूर्ख राजा हैं। मुझे लगता है कि आपको अब अपने चारों सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए मैं यहाँ पर आया था। अब मैं अपने राज्य वापस जा रहा हूँ। मुझे आपकी बेटी की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इसे छोड़कर अपने राज्य वापस लौट रहा हूँ। राजकुमार पृथ्वी के ऐसे वचन सुनकर राजा की बेटी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह राजकुमार से माफी मांगने लगी। और इस घमंडी राजा को भी अब ये समझ में आ चुका था कि वह आज तक अपने चापलूस दरबारियों की तारीफ सुनकर ही खुश होता रहा, जबकि उसने प्रजा की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। उसने भी राजकुमार से माफी मांगते हुए कहा, बेटा, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी हैं, मुझे माफ कर दो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी को अपने साथ अपने राज्य में ले जाओ। और साथ ही राजा ने उस दासी को एक अशर्फियों की थैली इनाम में दी। इसके बाद राजकुमार पृथ्वी अपनी पत्नी को लेकर अपने राज्य वापस लौट गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज मैं अपने कुछ ऐसे सब्सक्राइबर का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो नियमित रूप से हमारी वीडियो पर अच्छे अच्छे कमेंट किया करते हैं। इनके नाम हैं आकाश सिंह, दिनेश, आशुतोष सिंह और वीरेंद्र पाल। इन सभी लोगों का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। यदि आप भी चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियो में आपका नाम लूँ तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि इस पर कम से कम 2000 लाइक हो सकें। तो अपने दोस्त राणा मंजीत सिंह को दीजिए अनुमति। मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में। एक समय की बात है, एक राजा जो कि बहुत ही विद्वान और सूझवान था, उसके 4 छोटे बेटे थे। एक बार राजा बीमार पड़ गया। उसके उपचार के लिए बड़े बड़े हकीम और वैद्य बुलाए गए, परंतु कोई लाभ न हुआ। अब राजा को लगने लगा कि उसका अंतिम समय निकट ही आ गया है। उसने अपने चारों पुत्रों को अपने पास बुलाया और कहा, मौत का कोई इलाज नहीं हुआ करता। ये संसार एक सराय है। अब मेरे बचने का कोई उपाय नजर नहीं आ रहा। मैं तुम्हें जाते जाते ये शिक्षा देना चाहता हूँ कि तुम 3 दिशाओं में शिकार खेलने के लिए जाना, परंतु भूल से भी कभी चौथी दिशा यानी दक्षिण दिशा में कभी मत जाना। ये कहकर राजा ने दम तोड़ दिया। सारे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई और हाहाकार मच गया। समय व्यतीत होने पर राजा के चारों पुत्र बड़े हो गए। सबसे बड़ा पुत्र 20 साल का हो गया था। उसने सिंहासन संभाल लिया। उन चारों भाइयों में आपस में बहुत ही प्यार था और जब भी शिकार खेलने के लिए जाते तो एक साथ जाते, कभी अकेले नहीं जाते थे। एक दिन चारों भाइयों ने शिकार पर जाने का फैसला किया। वे शिकार के लिए गए। वे तीनों दिशाओं में घूमते रहे, परंतु किसी भी दिशा में उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। अब खाली हाथ घर वापस जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। इसीलिए अब राजकुमारों ने चौथी दिशा, जो कि शेष रह गई थी, वहां जाने का फैसला किया। बड़े भाई ने अपने पिताजी की अंतिम समय में दी गई शिक्षा को याद किया और चौथी दिशा में जाने से रोका, परंतु जब तीनों भाइयों ने हट किया तो उसे भी मानना पड़ा। अब चारों राजकुमार चौथी दिशा में शिकार खेलने के लिए चल पड़े। वे जंगल में घूम रहे थे, परंतु उन्हें कोई भी शिकार नजर नहीं आ रहा था। तभी जंगल में उन्हें एक महल दिखाई दिया। वे चारों भाई सोचने लगे कि हमें इस महल के बारे में पता करना चाहिए। उन्होंने सबसे छोटे भाई को कहा, हम इस पेड़ के नीचे बैठते हैं, तुम महल का पता करके आओ कि यह किसका है। सबसे छोटा राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर महल के पास पहुंचा। उसने चारों तरफ से महल का चक्कर लगाया, परंतु उसे महल में कोई दरवाजा दिखाई ना दिया। इतने में वो क्या देखता है कि एक पेड़ के नीचे एक बुढ़िया बैठी हुई चरखा काट रही थी। उसके पास एक ढोल पड़ा हुआ था। राजकुमार बुढ़िया के पास गया और पूछने लगा, बुढ़िया माई, इस महल का दरवाजा किधर है? माई ने बड़ी ही विनम्रता से उत्तर दिया, बेटा, ये ढोल यहाँ पर रखा है, इस ढोल को बजाओ तो सब पता चल जाएगा।
राजकुमार ने अपना घोड़ा वहां पर बांधा और ढोल को पकड़कर बजाने लगा। ढोल बजाते ही महल में एक दरवाजा खुल गया। राजकुमार दरवाजे के भीतर गया तो देखता क्या है कि एक बड़ी ही सुंदर रानी सामने बैठी थी। राजकुमार उसे देखते ही मोहित हो गया। रानी उसको देखकर हंसने लगी। रानी ने राजकुमार का आदर किया और उसे अपने साथ ले गई। रानी को देखकर राजकुमार सब कुछ भूल गया। वह रानी से पूछने लगा, तुम कौन हो? रानी ने बड़ी ही सुंदर और मनमोहक अदा में जवाब दिया, मैं एक राजकुमारी हूँ। मेरा अभी तक विवाह नहीं हुआ है। मैं उस राजकुमार से विवाह करूंगी जो मेरी पहेली का उत्तर देगा। राजकुमार ने कहा, राजकुमारी, मैं एक राजकुमार हूँ। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी पहेली क्या है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं पूरा प्रयत्न करूंगा जिससे कि मैं तुम्हारी पहेली का उत्तर दे सकूं। मेरी एक शर्त है, यदि तुमने मेरी पहेली को हल कर दिया तो तुम मुझसे विवाह कर लेना, परंतु यदि तुमसे मेरी पहेली हल ना हुई तो मैं तलवार से तुम्हारा सिर काट दूंगी। राजकुमार उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो चुका था, इसीलिए उसने रानी की बात बिना किसी प्रकार के सोच विचार किए ही मान ली। रानी ने पहेली कही, गुल ने मुसब्बर के साथ क्या किया और मुसब्बर ने गुल के साथ क्या किया। राजकुमार ने बड़ा ही प्रयत्न किया परंतु इस पहेली का कोई हल ना निकाल सका। रानी की पहेली को ना सुलझा पाने के कारण वह अपनी पराजय को स्वीकार कर लेता है और राजकुमार ने रानी के आगे घुटने टेक दिए। रानी ने अपनी शर्त के अनुसार म्यान से तलवार निकालकर राजकुमार का सिर काट दिया। राजकुमार का सिर कटते ही महल का दरवाजा पहले की तरह से ही बंद हो गया। छोटा राजकुमार अब मारा जा चुका था। उसके तीनों भाई उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अंत में उसके बड़े भाई ने कहा, मैं पता लगाता हूँ। अतः बड़ा भाई भी उस महल के चारों ओर घूमने लगा परंतु उसे कोई दरवाजा ना मिला। उसने देखा कि एक तरफ उसके भाई का घोड़ा बंधा हुआ था और निकट ही एक बुढ़िया चरखा काट रही थी। उसने शीघ्रता से पूछा, मेरा राजकुमार भाई अपना घोड़ा बांधकर कहाँ चला गया? बुढ़िया ने उत्तर दिया, ये ढोल पड़ा हुआ है, इसे बजाओ तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। जब राजकुमार ने ढोल बजाया तो पहले की तरह से ही दरवाजे अपने आप खुल गए और वह रानी के पास गया। रानी ने फिर से वही पहेली दोहराई। राजकुमार से वह पहेली सुलझ न पाई। इस प्रकार अपनी शर्त के अनुसार रानी ने उसका सिर भी तलवार से काट दिया। जब दूसरा राजकुमार भी न आया तो तीसरा राजकुमार, जो बड़े भाई से छोटा था, अपने भाइयों का पता लगाने के लिए उस महल की तरफ चल पड़ा। उसने भी बुढ़िया के कहने पर ढोल बजाया, रानी के पास गया और रानी ने उससे भी पहेली पूछी। पहेली का हल ना बताने पर रानी ने उसका भी वध कर दिया। जब तीनों राजकुमारों में से कोई भी वापस नहीं आया तो सबसे बड़ा राजकुमार बड़ा ही हैरान हो गया। वह अपने घोड़े पर सवार होकर महल की तरफ चल पड़ा। वहां पर उसने 3 घोड़े बंधे हुए देखे और बुढ़िया को चरखा काटते हुए देखा। उसने जल्दी से माई से पूछा, बुढ़िया माई, इन घोड़ों के सवार मेरे भाई कहाँ पर हैं? जल्दी बताइए। बुढ़िया ने पहले की तरह से ही ढोल बजाने के लिए कहा। राजकुमार ने ढोल नहीं बजाया और मन ही मन सोचने लगा कि जरूर ये कोई धोखा है। उसने बुढ़िया को पकड़ लिया और उसकी चोटी पकड़कर उसे 2-4 थप्पड़ जड़ दिए और गुस्से भरे स्वर में कहा, जल्दी बताओ कि राजकुमार कहाँ पर हैं, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। बुढ़िया ने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, इस महल में एक रानी रहती है जो कि तंत्र विद्या जानती है। वह आए हुए राजकुमारों से एक पहेली पूछती है। यदि राजकुमार उस पहेली को हल नहीं कर पाता तो वो उसका सिर अपनी तलवार से काट देती है। अब राजकुमार ने समझ लिया कि मेरे भाई मारे गए हैं। उसने बुढ़िया को और भी मारा पीटा और जान से मारने की धमकी देकर पूछा, बुढ़िया, यदि तुझे अपनी जान प्यारी है तो बताओ कि वह पहेली क्या है? अपनी जान तो सभी को प्यारी होती है। रोती हुई बुढ़िया ने कहा, रानी की पहेली ये है कि गुल ने मुसब्बर के साथ क्या किया और मुसब्बर ने गुल के साथ क्या किया।
राजकुमार ने आंखें निकालकर बुढ़िया से पूछा, इसका हल क्या है? बुढ़िया ने कहा, बेटा, चाहे तुम मुझे मार डालो, चाहे मेरी जान बख्श दो। जितना मुझे पता था उतना मैंने तुम्हें बता दिया है। इसका हल तो मुझे भी नहीं पता। अब राजकुमार ने पूछा, इस पहेली का हल कहाँ से पता चल सकता है? बुढ़िया माई ने कहा, दक्षिण दिशा में 400 कोस दूर गुल नाम का एक राजा राज करता है। इस पहेली का हल उससे ही पता चल सकता है। राजकुमार ने उसकी बात मान ली। उसने अपने भाइयों के घोड़ों को जंगल में चरने के लिए छोड़ दिया और अपने घोड़े पर सवार होकर गुल नाम के उस राजा के शहर में चल पड़ा। गम और उदासी से भरा हुआ राजकुमार अपने भाइयों का विलाप करता हुआ कई कई रात और दिन लगातार चलता रहा। एक दिन थककर राजकुमार आराम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे लेट गया और घोड़ों को चराने के लिए छोड़ दिया। बहुत दिनों से वो सोया नहीं था, इसीलिए लेटते ही उसे नींद आ गई। थोड़ी देर के बाद ही ची ची की आवाज उसके कानों में आई तो राजकुमार की आंख खुल गई। राजकुमार हड़बड़ाकर उठा तो देखता क्या है कि एक सांप वृक्ष पर चढ़ा है और वृक्ष पर हंस और हंसनी के बच्चों को खाने की कोशिश कर रहा है और वे बच्चे ची ची कर रहे हैं। राजकुमार ने म्यान से तलवार निकाली और सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर से वापस सो गया। जब हंस और हंसनी बच्चों के लिए दाना लेकर वापस आए तो बच्चों ने खाना नहीं खाया। हंस और हंसनी ने पूछा कि बच्चों, तुम दाना क्यों नहीं खा रहे? बच्चों ने कहा, पहले तुम वृक्ष के नीचे सो रहे उस अतिथि को खाना खिलाओ जिसने सांप को मारकर हमारी जान बचाई है। उन्होंने मुसाफिर को जगाया और हंस ने कहा, तुमने हमारे बच्चों की जान बचाई है, हम तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। यदि तुम हमारी जान भी मांगोगे तो हाजिर है। राजकुमार ने कहा, मैं एक दुखी राजकुमार हूँ। मैं गुल नाम के एक राजा के पास पहेली पूछने के लिए जा रहा हूँ। क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? हंस ने अपने शरीर का एक पंख उखाड़कर राजकुमार को देते हुए कहा, जब तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ तो मेरे शरीर के इस पंख में आग लगा देना। इनको आग लगेगी तो मेरा शरीर जलने लगेगा। मैं उसी पल तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। उस समय तुम्हारी सहायता करूंगा, चाहे मुझे अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। राजकुमार ने वो पंख संभाल कर रख लिए और घोड़े पर सवार होकर चलते चलते गुल नाम के उस राजा के दरबार में हाजिर हो गया। राजकुमार ने राजा से फरियाद की, महाराज, मैं आपके पास अपना राजपाट घर बार छोड़कर एक पहेली पूछने के लिए आया हूँ। राजा ने कहा, बोलो क्या पहेली है? मैं पूछना चाहता हूँ कि गुल ने मुसब्बर के साथ क्या किया और मुसब्बर ने गुल के साथ क्या किया। यह सुनकर गुल नाम का वो राजा कहने लगा, ए खुदा के बंदे, मैं तुम्हें इस पहेली का हल तो बता दूंगा, परंतु बताने के बाद तुम्हारा सिर तलवार से काट लूंगा। बताओ, तुम्हें मंजूर है? राजकुमार ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, मुझे मंजूर है। राजपाट के काम के बाद गुल नाम का वो राजा सभी दरबारियों को भेज देता है और राजकुमार को अपने पास बुलाकर कहता है, सुनो खुदा के ए बंदे, मैं तुम्हें गुल और मुसब्बर की कहानी सुनाता हूँ। गुल तो मेरा नाम है और मेरी रानी का नाम था मुसब्बर। एक दिन आधी रात के समय मैं अचानक अपनी नींद से जाग गया तो मैंने देखा कि मेरी रानी पलंग पर नहीं थी। पलंग को खाली देखकर मैं बड़ा ही हैरान और परेशान हुआ, परंतु मैंने दिन में रानी से इस बारे में कुछ भी नहीं पूछा। दूसरे दिन भी मैं जानबूझकर खर्राटे मारने लगा। रानी ने श्रृंगार किया और एक बर्तन में मिठाई भरी और अंधेरी रात में महल से निकल गई। मैं भी तलवार लेकर दबे पांव उसके पीछे पीछे चल पड़ा। लोंगी नाम की एक कुतिया भी मेरे पीछे चल पड़ी, जो कि मेरी पालतू थी। रानी शहर से बाहर एक साधु की कुटिया में चली गई। मैं छुपकर कुटिया के बाहर बैठ गया। रानी के अंदर जाते ही साधु ने बड़े ही रौब से कहा, तुमने इतनी देर क्यों कर दी? इसी पल मेरी कुटिया से बाहर हो जाओ। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगी। मुझे ये सुनकर बड़ा ही क्रोध आया और मैंने साधु पर तलवार से वार किया। असल में वो साधु तंत्र मंत्र जानता था और रानी के उसके साथ संबंध थे। साथ ही रानी उससे तंत्र मंत्र की शिक्षा भी ले रही थी।
साधु ने अपनी शक्ति से मुझे नीचे गिरा दिया और मुझ पर हमला करने लगा। तभी मेरी पालतू कुतिया जो कि मेरे पीछे पीछे आ रही थी, उसने पीछे से आकर साधु की टांग पकड़ ली और मैंने मौका पाते ही अपनी तलवार से साधु का वध कर दिया। स्त्रियों पर तलवार से वार करना वीरों को शोभा नहीं देता, इसीलिए मैंने उसी पल रानी को आदेश दिया कि हे रानी, मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ, मैं इसी वक्त तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अपनी बात सुनाते हुए गुल राजा की आंखें लाल हो रही थीं। उसने कहा, मुसाफिर, ये है जो गुल ने मुसब्बर के साथ किया और मुसब्बर ने गुल के साथ किया। अब तुम ऐसा करो कि तुम्हें जो खाना पीना है खा लो। तुम परदेसी हो, तुम्हारा सिर मैंने कल सुबह काटना है। राजकुमार ने कहा, मैंने कुछ खाना नहीं खाना, परंतु मेरे दिल में एक इच्छा है कि मैं महल पर चढ़कर एक हुक्का पीऊं। गुल राजा ये बात मान गया। उसने आज्ञा देकर एक हुक्का तैयार करवाया और राजकुमार महल की छत पर चढ़कर हुक्का पीने लगा। तभी राजकुमार ने अपने पास छुपाया हुआ हंस का वो पंख निकाला और हुक्के की आग से उसे जला दिया। उसी समय वो हंस तेजी से राजकुमार के पास आ गया। उसने राजकुमार से कहा, तुम किसी मुसीबत में हो? राजकुमार ने कहा, क्या तुम मुझे यहाँ से ले जा सकते हो? हंस ने उसे शीघ्रता से अपनी पीठ पर बिठाया और वहां से उड़कर महल से बहुत दूर जंगल में जा पहुंचा। गुल राजा उसका मुंह ही ताकता रह गया। उसका कोई भी जोर न चल सका। राजकुमार के कहने पर हंस ने राजकुमार को उस महल के पास उतारा और नमस्कार करके वापस चला गया। राजकुमार उस बुढ़िया के पास गया और बोला, बताओ ढोल कहाँ पर है? बुढ़िया ने ढोल की तरफ इशारा किया। राजकुमार ने जोर से ढोल बजाया तो महल के दरवाजे खुले। राजकुमार भीतर चला गया। अंदर बैठी सुंदर रानी ने एक बार फिर से राजकुमार से वही पहेली पूछी और सोचने लगी कि ये मेरा नया शिकार है। रानी ने कहा कि यदि तुम इस पहेली को हल करते हो तो तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर कलम कर दूंगी। परंतु राजकुमार ने कहा, मुझे ये शर्त मंजूर नहीं है। मेरे घर पर पहले से ही मेरी रानी है, मुझे विवाह की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ सिर की बाजी लगाना चाहता हूँ। यदि मुझसे ये पहेली हल ना हुई तो तुम मेरा सिर कलम कर देना, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर कलम कर दूंगा। रानी ने सोचा कि गुल मुसब्बर की कहानी इसको क्या पता होगी। इसका पता तो सिर्फ मुझे अथवा मेरे पति गुल राजा को है। रानी ने पहेली बताई कि बताओ गुल ने मुसब्बर के साथ क्या किया और मुसब्बर ने गुल के साथ क्या किया। राजकुमार ने गुल और मुसब्बर की सारी कहानी उस रानी को सुना दी और फिर उसके बाद राजकुमार ने म्यान से तलवार निकाली। उसके दिल में अपने भाइयों का प्रतिशोध लेने का क्रोध भर आया। उसने कहा, पापिन रानी, मैं तुम्हारा सिर काटने लगा हूँ। तुम तंत्र मंत्र जानती हो, वास्तव में बताओ कि तुम कौन हो। अब रानी के पांव के नीचे से जमीन खिसकने लगी। वह थर थर कांपने लगी। उसके सिर पर लटकती हुई तलवार को देखकर उसके आंसू बहने लगे। आज उसे अपने सभी गुनाह याद आ रहे थे। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, राजकुमार, मैं ही मुसब्बर हूँ, तुम मेरी जिंदगी बख्श दो। राजकुमार ने गरज कर कहा, पापिन रानी, तुमने जितने सिरों को काटा है उस हिसाब से तुम्हें जीवन दान कभी नहीं मिल सकता। राजकुमार, जो कि प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा था, उसने एक ही झटके में रानी का सिर काट दिया। रानी का सिर काटते ही मानो चमत्कार हो गया। जितने भी सिर रानी ने काटे थे वे सभी लोग जिंदा हो गए, जिनमें राजकुमार के भाई भी थे। रानी का सिर काटते ही देखते वहां ना तो कोई महल बचा और ना ही चरखा काटती हुई कोई बुढ़िया और ना ही वहां पर कोई ढोल था। ये सब रानी द्वारा ही अपने तंत्र मंत्र से रचा गया था और उसके मरते ही सब गायब हो गया। राजकुमार अपने भाइयों को लेकर अपने देश खुशी खुशी वापस लौट गया।